डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट का एक न्यूमेरिकल और सीखेंगे जिसका हमने नाम दिया है टाइप 4। अब देखो इस टाइप में आपको क्या क्या गिवन होगा। यहाँ पर आपके पास वी आर एम एस या फिर वी एवरेज या वी मैक्सिमम, ये कुछ भी गिवन हो सकता है। उसी तरीके से करंट आपके पास आर एम एस एवरेज मैक्सिमम कुछ भी गिवन हो सकता है। अब ये बताओ करंट की एवरेज आरएमएस मैक्सिमम या फिर वोल्टेज की एवरेज आरएमएस मैक्सिमम वैल्यू अगर गिवन है तो क्या ये करंट या वोल्टेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर दो क्वांटिटी आपके पास, चार क्वांटिटी थी, वोल्टेज, करंट, पावर और इम्पीडेंस, इन चारों में से किन्हीं भी दो क्वांटिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता है तो बाकी दोनों क्वांटिटीज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज और करंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए एक हमें थर्ड इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी, जिसमें इन्होंने दे दिया या तो पावर फैक्टर दे देंगे या फिर P या फिर Q, मतलब एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर या फिर पावर फैक्टर, या कभी कभी पावर फैक्टर एंगल भी दे देते हैं। ठीक, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी भी दी गई होगी। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स का मतलब आपके पास जो भी R, L, C जो कुछ भी सर्किट में लगा है वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक, तो R, L, C या R, XL, XC, Z, इन सभी को हम लोग कॉमनली सर्किट एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम वैल्यू ऑफ लोड भी बोलते हैं। तो आपसे ये भी बोला जा सकता है वैल्यू ऑफ लोड। ठीक है। अब क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इज 120 वोल्ट आरएमएस, मतलब इसकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 120 वोल्ट, और इसके आगे लिख दिया ये आरएमएस वैल्यू है। एंड करंट इज फाउंड टू बी, एंड करंट इज आई इक्वल टू 28.28 कॉस 377t, मतलब 377 क्या है इसका? ओमेगा प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पर प्लस थीटा लिखा है। प्लस थीटा ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है, क्योंकि एक को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है और एक को हमारे पास जनरली वैसे लिख दिया है। तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बताया है, इसका मतलब है कि इसका एंगल हम 0 मान सकते हैं। ठीक, तो करंट आपके पास इक्वेशन में तो लिखी है, लेकिन इस इक्वेशन से हमें या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इस मैक्सिमम से हम इसकी एवरेज आरएमएस निकाल सकते हैं, और प्लस इस करंट का हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है। ये करंट का फेज कितना है, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये करंट किस एंगल से चलना शुरू हुआ, ये हमें नहीं पता है। तो अब देखो ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसके लिए हमें एक थर्ड इन्फॉर्मेशन देगा। तो इफ़ पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 1200 वाट, मतलब 1200 वाट अगर पावर का लॉस है आपके सर्किट में, तो पूछा जा रहा है आपसे फाइंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, सर्किट का पावर फैक्टर। रेजिस्टेंस इन ओम, कैपेसिटेंस इन फैरड्स। ठीक है, तो अब बताओ ये सर्किट के एलिमेंट्स ही तो हैं R और C। तो R और C निकालने के लिए सबसे पहले हमें Z पता करना पड़ेगा। Z से हमें R मालूम करना होगा, तो R इज इक्वल टू Z कॉस थीटा, और हमें C निकालना है तो C के पहले हमें XC निकालना होगा, XC इज इक्वल टू Z साइन थीटा। इसका मतलब हमें थीटा चाहिए और Z चाहिए। तो Z तो हमें यहाँ से दिख रहा है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, यहाँ से करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो Z निकल जाएगा। थीटा हमें निकालना होगा, ये एक चैलेंज होगा हमारे लिए। तो ये चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो देखेंगे आगे थीटा कैसे निकालते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिख दिया पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस टू बी कनेक्टेड। चूंकि ये सर्किट आरसी टाइप की है तो इसमें इंडक्टर ही ऐड करके सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी बनाया जा सकता है। तो बोल दिया कि द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू मेक ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी। ठीक, अब इस सर्किट में कैपेसिटर ही क्यों पूछा गया है, कैपेसिटर इंडक्टर क्यों नहीं पूछा गया है, और कैपेसिटर को कनेक्ट करके पावर फैक्टर को 1 क्यों नहीं बनाया गया है। तो आप देखो कि ये सर्किट में वोल्टेज 0 डिग्री पर है और करंट की एंगल प्लस में है, मतलब करंट लीड कर रहा है। जहाँ करंट लीड करे वोल्टेज लैग करे, उसका मतलब वो सर्किट आरसी टाइप की होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर सर्किट आरसी टाइप की है तो हमें R और C ही कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। चलिए, तो आपको वी आर एम एस दिया है 120 वोल्ट, आई की इक्वेशन 28.28 कॉस 377t प्लस थीटा। आई आर एम एस यहाँ से आ जाएगा 28.28 डिवाइड बाई √2, 19.997 एम्पियर, या नियर अबाउट 20 एम्पियर। अब ये आई आर एम एस 20 एम्पियर। पावर की वैल्यू दी गई है 1200 वाट। तो ओम्स लॉ अब यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या होगा? V इक्वल टू आई जेड, न कि V इक्वल टू आई आर। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ओम्स लॉ लगा देंगे V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई जेड,
हमेशा। तो अब चूंकि वोल्टेज की आरएमएस मालूम है, करंट की आरएमएस मालूम है, तो जेड वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। अब कहोगे कि सर यहाँ पर आपने आर एम एस क्यों नहीं लिखा? तो जेड की कोई आर एम एस वैल्यू नहीं होती है, जेड एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसकी एवरेज आर एम एस मैक्सिमम सब इक्वल है। तो यहाँ से वी आर एम एस अपान आई आर एम एस इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 20, तो 6। तो जेड की वैल्यू 6 ओम आ गई इम्पीडेंस। अब हमको पावर मालूम है, हमें एंगल पता करना है, तो पावर मालूम है हमें, तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपान वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और ये हो जाएगा पी की वैल्यू और ये वी आर एम एस और ये आई आर एम एस। सॉल्व कर दोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कॉस थीटा को ही तो हम पावर फैक्टर एंगल बोलते, ये पावर फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा कॉस थीटा है यही तो हमारा पावर फैक्टर हुआ करता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई इतना, इसका मतलब पावर फैक्टर आ गया, और यही हमारा पहला आंसर है, फर्स्ट आंसर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 है, तो पावर ये कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5 मतलब 60 डिग्री, और थीटा हमारा क्या बोला जाएगा? पावर फैक्टर एंगल। तो ये पावर फैक्टर एंगल। अब अगर रेजिस्टेंस पूछना है तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा। तो जेड भी मालूम है, थीटा भी पता है, तो आर की वैल्यू ये। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस पता करना है, सबसे पहले हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता करना पड़ेगा। तो एक्सी इक्वल टू जेड साइन थीटा, तो जेड साइन थीटा किया तो 5.2 ओम। अब एक्सी इक्वल टू मालूम है 1/ओमेगा सी। अगर यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया होता तो इसी को हम लिखते हैं एक्सएल, और ये वैल्यू आती 5.2 ओम, और यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल करके हम लोग एल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कैपेसिटर, तो कैपेसिटर पूछा गया है, तो एक्सी ये हमारा है, तो एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो सी इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू एक्सी, 1 डिवाइड बाई ओमेगा इंटू एक्सी। सॉल्व किया तो सी आ गया। अब पावर फैक्टर यूनिटी बनाने के लिए, टू मेक ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी, क्या होना चाहिए? एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में एक्सी है तो एक्सएल ही ऐड करके सर्किट का पावर फैक्टर हम यूनिटी बना सकते हैं। एक्सएल मतलब इंडक्टर हम ऐड करेंगे। तो एक्सएल इक्वल टू क्या होगा? एक्सी की वैल्यू 5.2 ओम है, तो एक्सएल इक्वल टू ये ओमेगा एल, तो एल इक्वल टू एक्सएल बाई ओमेगा से सॉल्व कर लेंगे, तो इतना इंडक्टेंस सर्किट में जोड़ देंगे, सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? यूनिटी। ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि इन अ सिंगल फेज लोड ऑफ 1.8 किलोवाट टेक्स अ लैगिंग करंट। तो इस लोड का क्या है? पावर दे दिया गया है, और टेक्स अ लैगिंग करंट, करंट अगर लैग कर रहा है इसका मतलब सर्किट का नेचर क्या हो गया? आरएल टाइप का। जैसे ही करंट लैगिंग हुआ, सर्किट हमारा कैसा हो गया? आरएल टाइप का। और करंट की वैल्यू कितनी है? 15 एम्पियर। इस करंट के आगे पीछे कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? आरएमएस वैल्यू है। व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के भी आगे पीछे कुछ नहीं है, तो ये भी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होगी, और फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। फाइंड द नेचर, तो नेचर मतलब पूछा जा रहा है, तो नेचर का मतलब है कि लोड कैसा है, आरएल है कि आरसी है, कैसा है? तो सर्किट हमारा कैसा होगा? आरएल टाइप का। क्यों? बिकॉज करंट इज लैगिंग। एंड वैल्यू ऑफ लोड का मतलब अगर लोड के अंदर क्या क्या है, तो जेड निकालो, आर निकालो, इंडक्टर अगर आरएल है तो हमें पहले एक्सएल निकालना होगा और एल निकालना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक यू।